तो आज हमारी कक्षा क्लास एवं वीडियो का विषय है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता क्यों दी जानी चाहिए। आखिरकार वो कौन से कारक हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनको दृष्टि में रखते हुए भारत की सुरक्षा परिषद में जो स्थायी सदस्यता की मांग है उसे पूरा किया जाना चाहिए। 24 अक्टूबर 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई। इसकी स्थापना के समय भी भारत उपस्थित था, इसका सदस्य राष्ट्र था। और आफ्टर ऑल आप देखें उस समय भारत ने अपने आप को एक सहिष्णु देश मानते हुए बाकायदे चाइना को जो है सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता दिला दी। लेकिन आप देखें कि आखिरकार वो कौन से कारक हैं और किन किन स्थितियों में सुरक्षा परिषद में और इवन यूएनओ में भारत बराबर जो है सहयोग करता रहा है। तो वो कौन से बिंदु हैं जिनके आधार पर हम विवेचना कर सकते हैं। तो यहाँ हम आप देखें कि पहला पॉइंट कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, चूंकि जैसा हम लोग देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एक बहुत बड़ा जो कारण था वो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को लेकर प्रतिद्वंदता एवं प्रतियोगिता थी, जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब स्थापना हुई यूएनओ की, तो इसमें साफ रखा गया कि आफ्टर ऑल साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध यूएनओ करेगा। इसमें भारत ने भी अपनी बढ़त बनाए रखी और बराबर साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरोध में संयुक्त राष्ट्र संघ के अभियानों में भारत ने बढ़ चढ़ करके भूमिका का निर्वाह किया। चाहे वो अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका की आज़ादी रही हो, लीबिया की आज़ादी रही हो, अंगोला की आज़ादी रही हो या इंडोनेशिया की आज़ादी रही हो, इन सभी में भारत ने बाकायदे यूएनओ के साथ मिलकर के साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरोध में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। दूसरा पॉइंट आप देखें कि प्रजातिवाद और रंगभेद, इसका यूएनओ ने जिन जिन प्लेटफॉर्म से विरोध किया, भारत ने बराबर प्रजातिवाद और रंगभेद का विरोध किया। खास करके आप देखें कि हमारे बहुत बड़े नेता महात्मा गांधी ने बाकायदे दक्षिण अफ्रीका में जा करके, है ना, 1915 भारत में आने के पहले तक उन्होंने करीबन जो 10-12 वर्ष वहां पर गुजारे, उन्होंने बराबर जो है प्रजातिवाद का विरोध किया। और इसके अलावा रंगभेद, चूंकि वहां दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों का शासन था और गोरे और काले के आधार पर वो वहां पर भेदभाव करते थे। बाकायदे बस्तियां भी जो है दक्षिण अफ्रीका के जो काले लोगों की, अफ्रीकन्स की, उनकी बस्तियां भी अलग होती थी, उनकी सड़कें भी अलग होती थी। तो गांधी ने वहां पर भारतीयों और अफ्रीकन्स के आज़ादी के लिए बाकायदे वर्क किया। और उसके बाद स्वतंत्र भारत ने भी बराबर प्रजातिवाद और रंगभेद का विरोध जारी रखा। तीसरा पॉइंट हम आप देखें निशस्त्रीकरण में सहयोग। भारत शुरू से इस बात का समर्थक रहा है कि निशस्त्रीकरण होना चाहिए, क्योंकि अधिक शस्त्रीकरण युद्ध को बढ़ावा देता है। आर्मामेंट, जब आप पे हथियार ज्यादा होंगे तो जाहिर है कि आप युद्ध के लिए प्रेरित होंगे। तो आप देखें कि निशस्त्रीकरण में चाहे सीटीबीटी की संधि रही हो या एनपीटी की संधि रही हो, सभी संधियों में भारत ने बढ़ चढ़ करके संयुक्त राष्ट्र संघ में ये प्रयास किया कि दुनिया के सारे देश जो है निशस्त्रीकरण को लेकर के सहमत हो जाए। यहाँ पर हम आप देखें कि चाहे वो स्टार्ट संधि रही हो या जो भी सोवियत संघ और इवन आप देखें अमेरिका के बीच में जो संधियां हुई, उनमें भी भारत की महती भूमिका रही। नेक्स्ट आप देखें न्यास परिषद में जब भारत इसमें सदस्य बना और भारत ने जब इसमें नेतृत्व दिया, तो भारत का ये मानना था कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर है, उस चार्टर के अधीन ही जो अभी स्वाधीन राष्ट्र नहीं हुए, न्यास परिषद का काम क्या है?
न्यास परिषद को उन राष्ट्रों की देखभाल करनी थी जो छोटे छोटे द्वीपों में या छोटे छोटे क्षेत्रफल में देश थे और वो किसी न किसी तरह से अभी आज़ाद नहीं हुए थे। तो जब उनको अपने नेतृत्व में यूएनओ ने लिया तो उसके लिए न्यास परिषद का गठन कर दिया और इस न्यास परिषद को वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन देखना था। हालांकि चाहे हांगकांग रहा हो, काफ़ी समय के लिए न्यास परिषद ने ब्रिटेन को उसका नियंत्रण दे रखा था, लेकिन ओवरऑल जो केयरिंग थी वो न्यास परिषद की थी। तो आप देखें यहाँ पर भी भारत ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। नए सदस्यों को प्रवेश में योगदान, आप देखें सोवियत संघ और अमेरिका, इनमें बराबर शीत युद्ध चलता था और ऐसी कंडीशन में जब कोई साम्यवादी ग्रुप से जुड़ा हुआ देश यूएनओ का सदस्य बनना चाहता था तो अमेरिका वीटो कर देता था, और जब पूंजीवादी कोई राष्ट्र को प्रवेश लेना होता था तो जाहिर है कि सोवियत संघ वीटो कर देता था। तो बाकायदे भारत ने यहाँ पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। दोनों देशों के जो राज्याध्यक्ष थे उन लोगों को समझाया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के लोकतांत्रिक रूप में काम करने के लिए जरूरी है कि आप लोग नए सदस्यों के प्रवेश में वीटो का प्रयोग ना करें। तो इस तरह आप देखें नए सदस्यों के प्रवेश में भी भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। मानव अधिकारों की घोषणा 10 दिसंबर 1948 को महासभा ने बाकायदे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इसका डिक्लेरेशन किया, घोषणा की, और इस घोषणा में बाकायदे जो है भारत ने न केवल योगदान दिया बल्कि जो भारत का भावी संविधान बना उस संविधान में बाकायदे आप देखें मौलिक अधिकारों के अंतर्गत भारतीय संविधान के भाग 3 में बाकायदे 23 अनुच्छेद वो सीधे सीधे इसी मानव अधिकारों का जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है उसी घोषणा पत्र से उन आर्टिकल्स को उठा करके भारत के संविधान में शामिल किया गया। न केवल भारत के संविधान में बल्कि भारत का ये मानना था कि दुनिया के जो भी 9 स्वतंत्र स्वाधीन देश हैं वो अपने अपने संविधानों में भी मानव अधिकारों को स्थान दें। वर्तमान समय में आप देखें कि मानव अधिकारों का जहाँ जहाँ उल्लंघन होता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्लेटफॉर्म में बाकायदे हमारा देश भारत पुरजोर विरोध करता है मानव अधिकारों के हनन का। इसके अलावा देखें यूएनओ को आर्थिक योगदान, यानी भारत एक विकासशील देश है, इसके बावजूद आप देखें टोटल जो कंट्रीब्यूशन है संयुक्त राष्ट्र संघ में उसमें 2.06% जो है अवदान जो है योगदान वो भारत का रहता है। इसके अलावा हम आप देखें कि शांति स्थापना में भागीदारी, चाहे कोरिया संकट रहा हो या अफ्रीकन राष्ट्रों का संकट रहा हो, लीबिया का संकट रहा हो, जहां जहां भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने शांति स्थापना के लिए अपने दल भेजे, भारत ने भी बढ़ चढ़ करके अपनी शांति सेना जो है उन देशों में भेजी। अब हम आप देखते हैं कि आर्थिक और सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता भारत को क्यों मिलनी चाहिए। आप देखें भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, और आप देखें आबादी में प्रथम, दुनिया की करीबन 60% जो पॉपुलेशन है वो भारत में निवास करती है, क्षेत्रफल में इसका 7वां स्थान है, और इसके अलावा आप देखें विश्व की चौथी आर्थिक महाशक्ति भारत है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ को, भारत को और इवन अमेरिका और जो भी 5 स्थायी सदस्य हैं वो इस बात की अहमियत को समझते हैं कि भारत को बाकायदे स्थायी सदस्यता दी जानी चाहिए। नेक्स्ट आप देखें कि गुटनिरपेक्षता एवं विकासशील देशों का ये अगुवा है, चाहे गुटनिरपेक्ष जो संगठन था उसकी स्थापना में भारत ने बढ़ चढ़ करके सहयोग किया, और इवन आप देखें अनेक गुटनिरपेक्ष सम्मेलनों में बढ़ चढ़ करके भाग लिया, और जब भी इन गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों पर कोई संकट आया तो वहाँ भी भारत ने महती भूमिका का निर्वाह किया। इवन आप देखें जो डेवलपिंग नेशंस हैं इनमें भी भारत सिरमौर है। विकासशील देशों में चाहे विज्ञान हो, टेक्नोलॉजी हो, उसमें भारत जो है बहुत एक महाशक्ति के रूप में है,
और बाकायदे वो इन विकासशील देशों में अपनी टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रसार भी करता है और सहयोग भी प्रदान करता है। नेक्स्ट हम आप देखते हैं कि एशिया में भारत की प्रभावी भूमिका को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो ऐसी स्थिति में चूंकि एशिया में ये विशाल देश है, नेतृत्वकर्ता देश है, तो चाइना और भारत, ऐसा कहा जाता है कि अगर ये दो देश एक साइड में हो जाएं तो दुनिया में बहुत कुछ उलटफेर करा सकते हैं और इवन महाशक्तियां तो ये हैं ही। इसके अलावा आप देखें कि स्थायी सदस्यता इसे क्यों मिलना चाहिए सुरक्षा परिषद में, तो आप देखें ये बात शुरू हुई जो संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का 47वां अधिवेशन था और उस समय महासचिव हुआ करते थे बुतरस घाली, जो कि अफ्रीका के थे। उन्होंने पहली बार कहा कि सुरक्षा परिषद का लोकतांत्रिकरण होना चाहिए, है ना, इसका डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए, लोकतांत्रिकरण होना चाहिए। तो इसी के ठीक बाद से भारत ने बाकायदे अपनी मांग आगे बढ़ाई। जब इसका स्वर्ण जयंती समारोह हुआ 2004 में, तो भारत ने यहाँ पर खुल करके अपनी मांग रखी कि हमें सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता दी जानी चाहिए। तो हम आप देखें कि देयर आर सो मैनी फैक्टर्स, बहुत सारे कारक हैं और ये सारे ही कारक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ऐसी स्थिति में वास्तव में जो संयुक्त राष्ट्र संघ का ढांचा है और उसके अंदर जो सुरक्षा परिषद की प्रभावी भूमिका है, उसमें भारत की सदस्यता बहुत बहुत महत्वपूर्ण होनी चाहिए। और अगर हम चाहते हैं कि बाकायदे संयुक्त राष्ट्र संघ को एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में उसको डाला जाए, तो ऐसी स्थिति में एशिया से भारत और इवन जापान, चूंकि वो भी एक महाशक्ति है, और आप देखें दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका से ब्राजील, और आप देखें अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीका आदि देशों को भी इसमें स्थान दिया जाना चाहिए, जिसमें भारत का जो डिमांड है वो बाकायदे बहुत ही वाजिब है, न्यायोचित है और हमें सदस्यता दी ही जानी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों के बीच में शेयर करें और सब्सक्राइब करें।